अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और सच्ची कहानी। तो जानिए मेरे साथ क्या होता है इस कहानी में। इसका नाम है आसेबी कारखाना। एक्चुअली ये कारखाने की आसेब की कहानी है। तो आसेब वगैरह के बारे में तो हम खुद जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी उन पर यकीन नहीं करते। तो ये हकीकत तो है ही, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कई कहानियाँ, कई वाक़यात हम जानते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसे झुठलाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। तो ये भी एक ऐसा ही वाक़या है। तो जानिए मेरे साथ। ज़ारा की आँख खुली तो उसने देखा उसका शौहर खालिद बेड पर नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ था। जब से इसकी शादी हुई थी वो नोट कर रही थी। अक्सर वो रात में कुछ वक्त के लिए बिस्तर से उठकर चला जाता था और इसकी वापसी घंटे 2 घंटे के बाद ही होती थी। ज़ारा की शादी को 6 माह से कुछ ज़्यादा ही हुए थे। खालिद के इस अमल से ज़ारा को उलझन होने लगी थी कि ऐसा कौन सा काम है जो वो रात की तन्हाई में करता है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कई बार उसने खालिद से मालूम भी किया था, पर इसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। जिस पर ज़ारा को शक होने लगा था कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, कहीं इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर वगैरह तो नहीं, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां मोबाइल पर बातचीत करने के लिए रात की तारीकी का सहारा लेते हैं। मगर खालिद को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर इसका चक्कर किसी और लड़की से चल भी रहा था तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, या फिर इससे ताल्लुक़ रखना ही था तो फिर उसने शादी क्यों की। उसने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि खालिद ऐसा दिलफेक किस्म का शौहर निकलेगा। इसमें ऐसी क्या कमी थी जो इसका शौहर दूसरी औरतों से ताल्लुक़ कायम रखना चाहता था। अभी इन्हीं एक तवील ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी थी। अगर दूसरी औरतें इसके शौहर की ज़िंदगी में आती रही तो फिर वो इस तरह की अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो गुस्से में भरी बिस्तर से उठी, वो कमरे से बाहर निकल गई। इसे अच्छी तरह मालूम था कि खालिद उस वक्त कहाँ होगा, इसलिए वो छत पर पहुंच गई। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। इस कमरे में खालिद अक्सर जाकर लेट जाता था। ज़ारा दबे पांव इस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। ज़ारा ने दरवाजे से कान लगा दिए। गोया कि आवाज़ में साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन साफ अंदाज़ा हो गया था कि खालिद किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है। खालिद का किसी लड़की से रात के पहर बात करना शकुक व शबाहत को जन्म दे रहा था। ज़ारा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो गुस्से से बुरी तरह से काँप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया, दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। दरवाजे को लॉक नहीं किया गया था। कमरे के अंदर खालिद ज़रूर बैठा था, लेकिन किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। वो अपने शौहर को अकेला देखकर हैरतज़दा रह गई। अभी अभी उसने लड़की की साफ आवाज़ सुनी थी। खालिद के हाथ में मोबाइल भी नहीं था, जो वो समझती कि मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ से कमरे में लड़की की आवाज़ गूंज रही हो। खालिद भी हैरत से ज़ारा को देख रहा था। ज़ारा, क्या बात है, खैरियत है ना? उसने पूछा। मुझे कमरे से किसी लड़की की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। लड़की की आवाज़? खालिद चौंका। लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये बात मेरे लिए भी परेशान कुन है। कमरे में लड़की नहीं है, फिर भी लड़की की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है तुम्हें ज़ारा? आओ नीचे चलते हैं, खालिद ने चारपाई से उठते हुए कहा। ज़ारा कमरे में भरपूर निगाह दौड़ाती हुई खालिद के पीछे चल दी। वो हैरान और परेशान थी कि आखिर कमरे में लड़की थी तो कहाँ चली गई। बिस्तर पर लेटते हुए भी इस लड़की के मुतालिक ही सोच रही थी। ज़ारा, कहाँ गुम हो गई हो तुम? खालिद ने पूछा। कुछ नहीं, वो मैं लड़की। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। जहन पर ज़्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि लड़की की आवाज़ थी। हाँ, हो सकता है वो लड़की की आवाज़ हो और किसी दूसरे घर से आ रही हो। खालिद ने कहा। किसी दूसरे घर से? जैसे मेरा दिल गर्मी से घबराया और मैं ऊपर चला गया, ऐसे ही किसी को नींद ना आ रही हो और उसे टीवी खोल लिया हो, और टीवी से मर्द और औरत की आवाज़ आना कोई अचंभे की बात तो नहीं होती। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ज़ारा ने अपने दिल को मुतमईन करने के लिए ये बात समझ ली। अभी वो खालिद से कुछ और बातें करना चाहती थी, लेकिन खालिद के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। वो इसके सोने का इंतज़ार किए बगैर ही सो गया था। खालिद के सो जाने पर ज़ारा कोशिश करने लगी कि उसे भी नींद आ जाए, पर न जाने नींद कहाँ ख़त्म हो चुकी थी।
वो करवटें बदलती रही, फिर न जाने कैसे इसकी आंख लग गई। इसके बेदार होने से पहले ही खालिद की आंख खुल चुकी थी, इसलिए वो नहा धोकर नाश्ता करने को तैयार हो चुका था। ज़ारा ने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। रात का वाक़या अभी तक इसके जहन में था। खालिद नाश्ता करके ड्यूटी पर चला गया। दोपहर का खाना तैयार करके जब वो कुछ देर के लिए बेड पर लेटी, उस वक्त फिर उसे रात का वाक़या याद आ गया। वो रात के वाक़ये को जितना भुलाना चाहती थी उतना ही याद आ रहा था। फिर न जाने इससे क्या हुआ, वो बेइख्तियार उठी और छत पर चली गई। उसके कदम कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे के पास पहुंचकर ज़ारा ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बड़े आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने पर इसने ज़ारा की तरफ देखा। वो लड़की बेहद हसीन थी, दिलकश। उसके नक्शो निगार बहुत ही ज़्यादा दिलकश थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अभी वो इस लड़की से कुछ पूछना ही चाहती थी कि वो लड़की चारपाई से उठी और तेज़ी से कमरे से निकल गई। ज़ारा ने पलटकर इसकी तरफ देखा, लेकिन अब छत पर कोई भी नहीं था। इसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई। वो बेइख्तियार घबरा कर नीचे दौड़ी। वो जैसे ही नीचे आई, दरवाजे की कुंडी ज़ोर से बजी। ज़ारा ने लपक कर दरवाज़ा खोला। खालिद दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया हुआ था और इसे घबराया हुआ देखकर चौंक गया। क्या बात है ज़ारा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कमरे में लड़की? वो चौंका। हाँ खालिद, मैंने अपनी आंखों से छत वाले कमरे में एक लड़की को चारपाई पर लेटे हुए देखा। फिर वो अचानक उठी और कमरे से बाहर निकली और गायब हो गई। मैं घबरा कर नीचे दौड़ी चली आई, ज़ारा ने बताया। इसकी बात सुनकर खालिद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चोर निगाहों से कभी ज़ारा को कभी जीने को देखने लगा। खालिद, ये क्या चक्कर है? मुझे बताओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो चौंकी। हाँ ना, तुम इस के बारे में जानने की कोशिश करती और ना वो तुम पर जाहिर होती। सोचो, तुम इस घर में 6 माह से रह रही हो, कभी वो तुम्हें नज़र आई, लेकिन रात से तुम इसके बारे में जानने को बेचैन हो, इसलिए गुस्से में उसने तुमको खुद पर जाहिर कर दिया। खालिद ने गुस्से से कहा। वो कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम ये जानकर क्या कर लोगी? खालिद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इसके बारे में जानने का हक है मेरा। ये क्या राज है? इतना तो तुम जान चुकी हो कि वो इंसान नहीं है, बेचैन रूह है। अभी मैं जल्दी में हूँ, ड्यूटी पर पहुँचना है, इसके बारे में रात को बताऊँगा। खालिद ने कहा। ठीक है, ज़ारा ने खालिद के लिए खाना निकालते हुए कहा। खालिद खाना खाकर ड्यूटी पर चला गया। बेचैन रूह के बारे में मालूमात जानने के लिए ज़ारा बेचैन हो चुकी थी। ज़ारा सरफराज कॉलोनी की रहने वाली थी। खालिद का घर इनके मोहल्ले की 3 गलियाँ छोड़कर था। वो जब भी प्रेटाबाद ड्यूटी पर जा रहा होता था, ज़ारा स्कूल पढ़ाने को निकलती थी। वो एक मकामी स्कूल में पढ़ाती थी। वो एक टीचर थी। वो इंटर पास थी। अपनी अपनी ड्यूटियों पर जाते हुए दोनों की नज़रें एक दूसरे से ज़रूर टकराती थीं। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी मौजूद होती थी। एक दिन खालिद के घर वाले ज़ारा के रिश्ते के लिए बातचीत करने आए। चूँकि दोनों ख़ानदान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बात पक्की होकर शादी पर ख़त्म हुई। खालिद जिस घर में रहता था, वो घर इनकी शादी होने पर छोटा पड़ने लगा था, इसलिए खालिद ने प्रेटाबाद में ही एक मकान किराए पर ले लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसे अब ड्यूटी के लिए घर से जल्दी निकलना नहीं पड़ता था और खाने के वक्त घर आकर खाना खा लेता था। मकान का किराया मुनासिब होने के सबब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। रात को जब ज़ारा और खालिद बिस्तर पर लेटे, फिर उसने बेचैन रूह का तस्करा छेड़ दिया। खालिद के पास अब कोई चारा न था कि वो इसके बारे में ज़ारा को बता दे। ज़ारा, ये कई साल पुरानी बात है। मैं बेरोज़गार था और बेहतर रोज़गार की तलाश में हैदराबाद जैसे शहर में रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल था। मैं भी रोज़गार के लिए धक्के खा रहा था। मेरे कई दोस्त प्रेटाबाद में जाते रहते थे। इनसे मुलाकात के लिए अक्सर मेरा प्रेटाबाद आना होता था। प्रेटाबाद में पावरलूम्स की सनत से हज़ारों लोग वाबस्ता है, जिसकी वजह से ये कि पावरलूम्स पर ज़्यादातर खादी कपड़ा तैयार होता है। एक नौजवान बेक वक्त कई मशीनों को देख सकता है। इस काम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि काम करने वालों को 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। एक शिफ्ट सुबह से शाम और दूसरी रात से सुबह 7 बजे तक होती है। प्रेटाबाद पावरलूम्स की वजह से रात में भी दिन का समा होता है। हर मज़दूर को एक हफ्ते दिन में तो दूसरे हफ्ते रात में ड्यूटी करना पड़ती थी।
रात में काम करने से इंसान की सेहत पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ता था। अक्सर लोगों की बीनाई वक्त से पहले ही कमज़ोर हो जाती थी। पावर लूम्स के मालिकान को मज़दूरों की तलाश नहीं करनी पड़ती। ज़्यादातर लोगों ने कारखाने अपने घर के नीचे की मंजिल पर कायम कर रखे थे। मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे शौक ही शौक में 15 दिन या 1 माह के अंदर मशीन चलाना सीख लेते हैं और फिर रोज़गार ना मिलने पर किसी भी कारखाने वाले से बात करके ये काम शुरू कर देते हैं। मैं अपने दोस्तों की मदद करने की गर्ज से कुछ वक्त के लिए मशीन पर खड़ा हो जाता था, जिसकी बिना पर ये काम मुझे भी आ गया, तो मैंने भी रोज़गार ना मिलने पर मैंने भी यहीं पर काम करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे दोस्तों ने इस इरादे पर मेरा हौसला बढ़ाया और इस तरह मैं पावर लूम्स की सनत में मज़दूरों की हैसियत से शामिल हो गया। काम मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा था कि मुझे खुद कोई काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम तो मशीन ही कर लेती थी। मेरी हैसियत एक निगरान की किसी थी। जब उकताहट हुई, मशीन को बंद किया, कुछ देर को बाहर निकल गए, चाय पानी पीकर जैसे ही तबीयत बेहतर हुई, वापस आकर मशीन स्टार्ट कर दी। इस काम में कोई कैद नहीं थे, कोई ये कैद नहीं कि सारी ज़िंदगी वही काम करते रहो, जहाँ से ज़्यादा पैसों की पेशकश हुई वहीं चले गए। मैं शादी से कब्ल कई कारखाने तब्दील कर चुका था। कारखाने तब्दील करने की वजह ज़्यादा उजरत थी। इस दिन मुझे मौलाना मोहिउद्दीन के खाते पर काम करते हुए दूसरी रात थी। चाय की तलब पर मैं मशीन बंद करके चाय पीने चला गया। होटल पर मुझसे पहले ही मेरा दोस्त अमीरुद्दीन नाज बैठा हुआ था। मैंने सुना है कि तुमने निसार के खाते से काम छोड़ दिया। हाँ, मैंने काम छोड़ दिया। क्यों? वो चौंका। मौलाना मोहिउद्दीन इससे ज़्यादा पैसे देंगे। क्या वाकई तुम मोहिउद्दीन के खाते पर काम कर रहे हो? अमीरुद्दीन नाज बड़ी बुरी तरह से चौंका। क्यों? इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? बात है जब भी मैं चौंका हूँ। इसके पास ज़्यादातर लोग काम करने से इनकार कर देते हैं। जो काम की हामी भर भी ले तो रात ड्यूटी आने पर खुद ही काम छोड़कर भाग जाते हैं। वो क्यों? मुझे तजस्सुस हुआ। सुना है वहाँ आसेब है, रात में जो काम करते हैं उन्हें पुरस्रार आवाज़ें सुनाई देती है। अब तुम खुद सोचो कि रात के 2 बजे जब तुम्हें किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे और वो नज़र भी आए, ऐसे में तुम्हारी हालत क्या होगी? अमीरुद्दीन नाज ने कहा। तुम्हें मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला, कोई और नहीं मिला। मैंने चाय की चुस्की ली। खालिद, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देख लेना, जब रात में किसी औरत की आवाज़ आएगी और वो तुम्हें ए मेरे सनम कहकर पुकारेगी, फिर मैं देखूँगा कि तुम कितने बहादुर हो। अमीरुद्दीन नाज ने कहा। अमीरुद्दीन, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, अभी तक कभी किसी भूत या चुड़ैल से वास्ता तो पड़ा नहीं। तो मैं कैसे मान लूँ कि मौलाना मोहिउद्दीन के खाते में आसेब है? मैंने कहा। ना मानकर तुम नुकसान में रहोगे। मेरा मशवरा है कि तुम मोहिउद्दीन से साफ बात करके दिन की ड्यूटी ले लो। ऐसे वैसे भी रात में काम करने की आदत है। अमीरुद्दीन नाज ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे वहाँ से हटवा कर तुम वहाँ पर काम करने का प्रोग्राम बना रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। खालिद भाई, मैं जब इस काम में आया था, मेरे उस्ताद एजाज़ हुसैन ने कहा था कि बेटा इस काम में ना आओ, ये काम तुम्हारी आंखें कमज़ोर और सेहत ख़राब कर देगा। देख लो, मैं वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आने लगा हूँ। अमीरुद्दीन नाज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। देखना ये है कि मैं आसेब को भगाता हूँ या आसेब मुझे वहाँ से भगाता है। मैंने कहा लगाते हुए कहा। मैं जब मशीनों पर दोबारा आकर खड़ा हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझसे मुखातिब है और कुछ कह रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। किसी को ना पाकर मैंने इसे अपना वहम समझा और कपड़े की तरफ ध्यान देने लगा कि मशीन पर कपड़ा सही तैयार हो रहा है या कोई ख़राबी तो नहीं। मैं बेख्याली में मेरी नज़र आवाज़ की सिमत दीवार पर चली गई। अचानक दीवार के अंदर से एक खूबसूरत लड़की ज़ाहिर हुई। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भला दीवार के अंदर से भी कोई लड़की निकल सकती है। वो लड़की सख्त घबराई हुई थी। वो आते ही मुझसे लिपट गई। उसका जिस्म बिल्कुल रुई के गाले की तरह महसूस हो रहा था। मैं सख्त बौखला गया। अभी इसे अपने सीने से अलग करने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान दीवार के अंदर से ज़ाहिर हुआ और उसके हाथ में एक तेज़धार खंजर था। वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और उसने वो खंजर लड़की के सीने में उतार दिया। वो ज़ोर से चीखी और तड़प तड़प कर मेरी बाहों में उसने अपनी जान दे दी।
मैं हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था। वो लड़का जैसे दीवार के अंदर से आया वैसे ही गायब हो गया। लड़की भी खुद ब खुद ही गायब हो गई। मुझे हैरत इस पर ज़्यादा हुई कि लड़की ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, लेकिन वहाँ एक कतरा खून तक मौजूद न था। हत्ता कि मेरे कपड़े भी बिल्कुल साफ थे कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मुझे कपकपी सी तारी हो गई और मैं बेइख्तियार ही मशीन बंद करके कारखाने को ताला लगाकर चला आया। अमीरुद्दीन नाज की बात सच साबित हो गई थी। वाकई कारखाने में आसेब था। तभी तो लोग रात में काम करने से डरते थे। हालांकि इस इलाके में मौलाना मोहिउद्दीन सबसे ज़्यादा उजरत देने में मशहूर था, फिर भी लोग इसके पास काम करने से कतराते थे। रात को मैं काम करने से माजूरी जाहिर करते हुए चाबी देने मौलाना मोहिउद्दीन के पास गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। बस डर गए? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग मुझसे जेलस होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं, इसीलिए ऐसी बातें फैलाई हुई है। रात के वक्त काम करने वाले लोगों को बातें सच में महसूस होती है, इसलिए किसी को कुछ और नज़र आता है आसेब होने की सूरत में। इसे तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए ना। देख लो, मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रात मुझे आसेब नज़र आया। मैंने कहा, अगर वो आसेब होता तो तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाता। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो तुम्हारी नज़रों का धोखा है। मेरी बात मानो, लोगों की बातों पर कान ना धरो और अपना काम करते रहो। और जिस दिन तुम महसूस करो कि आसेब ने नुकसान पहुंचाया, बेशक तुम कारखाना छोड़कर चले जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मुझे सोचता देखकर वो बोला, खालिद बेटे, देखो, ये दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया में हम ही नहीं, अल्लाह ताला की कितनी मखलूक आबाद है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिन्नात कहाँ नहीं है, ये मखलूक हर जगह है। जब हम इसे नहीं सताएंगे, वो भी हमें नहीं सताएंगे, मौलाना मोहिउद्दीन ने कहा। मुझे मौलाना मोहिउद्दीन की ये बात दिल को लगी कि जब हम उन्हें नहीं सताएंगे तो फिर वो भी हमें नहीं सताएंगे। मैं काम छोड़ने की बात करने आया था और काम की हामी भर के दोबारा तैयार हो गया। रात को काम करते हुए मुझे किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूरी रात काम में मसरूफ़ रहा। दूसरी रात मैं खड़ा मशीनों को देख रहा था। मेरी नज़र बेइख्तियार घड़ी पर चली गई। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, बाबू मशीन चला, बाबू मशीन चला। मैंने हैरत से मशीनों को देखा। मशीनें चल रही थी, फिर भी मुझे मशीन चलाने को कहा जा रहा है। कई बार ये आवाज़ आने पर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्या आसेब को नज़र नहीं आ रहा कि मशीन चल रही है, जो पुरस्रार आवाज़ में मुझे मुखातिब होकर मशीन चलाने को कह रहे हैं। मेरी नज़र बेइख्तियार कारखाने के दरवाजे पर चली गई। कोई शख्स दरवाजे पर छुपा खड़ा हुआ था। हवा के चलने से कमीज़ का कुछ हिस्सा उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। मैं खामोशी से दरवाजे पर आया। बाबू मशीन मेरा अमीरुद्दीन मुझे देखकर चुप हो गया। अमीरुद्दीन के बच्चे, ये तू है? मैं गुस्से से बोला। मैं देखना चाह रहा था कि तुम कितने बहादुर हो। मेरी आवाज़ सुनकर डरते हो या नहीं? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर नहीं डरा। अब क्या हुक्म है? मैंने कहा। अरे भाई, मैं क्या तुम्हें हुक्म दूंगा? दरअसल तुम्हारे साथ चाय पीने का मूड हो रहा था, इसलिए चाय लेकर आया हूँ। अमीरुद्दीन नाज ने चाय की केतली और कप दिखाए। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, वाकई चाय पीने का बड़ा मूड हो रहा था। चाय देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और सुनाओ, कारखाने के आसिफ से मुलाकात हुई? अमीरुद्दीन ने चाय कप में डालते हुए पूछा। हाँ, मुलाकात तो हो चुकी है। मैंने चाय का कप लेते हुए उसे कहा। क्या क्या, वाकई? अमीरुद्दीन घबरा सा गया। हाँ भाई, मेरी मुलाकात हो चुकी है। एक नौजवान लड़का है और दूसरी बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसे देखते ही आदमी का दिल आ जाए। मैंने कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? वो बेयकीनी से बोला। क्यों, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें इनसे बिल्कुल खौफ नहीं आया। लोग इनको देख लेने के बाद काम छोड़ देते हैं। वो आसिफ बहुत शरीफ है, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ से काम नहीं छोड़ा। तुम्हारी हिम्मत है कि भाई अभी तक तुम आसिफ देखने के बावजूद भी काम कर रहे हो। मुझ जैसा कोई बंदा आसिफ देख ले तो दोबारा पलट कर यहाँ का रुख भी ना करे। थोड़ी देर में वो मेरे पास बैठकर चला गया। सुबह हो जाने पर मैं भी घर चला आया। तीसरी रात अपने काम में मसरूफ़ था कि एक मशीन पर कोई बैठा नज़र आया। मैं जैसे ही इस मशीन के पास गया, मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। मशीन चल रही थी। धागों के ऊपर वही दोशैज़ा बैठी हुई थी। मुझे अपनी जानिब आता देखकर मुस्कुराई। कौन हो तुम? मेरे मुँह से बेइख्तियार ये जुमला निकल आया। मैं लड़की हूँ, वो बोली। ये मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, वो बोली। मुझे जानती हो?
चाहने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता, बस दिल आने की बात होती है। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं इंसान हूँ, तुम आसेब हो। मुझे आसेब भी एक इंसान मुझे आसेब भी तो एक इंसान ही ने बनाया है। मेरे भाई के हाथों पहले मैं मरी थी, फिर एक कार एक्सीडेंट के हादसे में मेरा प्यार, मेरी जान दिलावर हलाक हो गया। इसे मरकर सुकून मैसर आ गया, मगर मेरी रूह को सुकून नसीब ना हुआ। मैं जिस रात इस जगह कत्ल हुई हूँ, उस दिन से तड़प रही हूँ। पर जब तुम्हें देखा, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिलावर फिर से इस दुनिया में आ गया है। मेरी रूह को सुकून देने की खातिर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे, वो बोली। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कत्ल क्यों किया? मैंने उससे पूछा। मेरे भाई को दिलावर पसंद नहीं था। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी दिलावर से हो। एक रात मैंने जब घर से फरार होकर दिलावर के साथ भागकर पसंद की शादी करना चाह रही थी, मेरे हाथ में एक पोटली भी थी। दिलावर ने यहाँ पहुँचने का कहा था। इस वक्त यहाँ पर खाली मैदान था। मेरे भाई काशिफ की आंख खुल गई और मेरे पीछे यहाँ तक चला आया। दिलावर भी पहुँच गया था। मैं भागते हुए जैसे ही दिलावर की बाहों में पहुंची, मेरे भाई ने खंजर से हमला करके मुझे हलाक कर दिया। वो दिलावर को भी हलाक करना चाहता था, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। मगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। भाई ने इस वाक़ये के बाद गड्ढा खोदकर मुझे यहीं दफन कर दिया था, इसलिए मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी लोग मुझसे न जाने क्यों डरते हैं। मुझे देख ले तो काम छोड़कर चले जाते हैं, वो बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम शहज़ादी रखा था और इस शहज़ादी का ये हश्र हुआ है, वो बोली। इस दिन ये मेरी और शहज़ादी की दोस्ती हो गई। रात की ड्यूटी में इससे रोज़ाना मुलाकात होती थी। वो बेज़रर थी। इसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैंने कारखाने को नहीं छोड़ा। इलाके के लोग भी हैरान थे कि मैं काम क्यों नहीं छोड़कर भागा। मुझसे पहले जो भी कारीगर आता था वो चंद दिन में भाग जाता था। मौलाना मोहिद्दीन कारीगरों को ज़्यादा उजरत इसलिए देते थे कि कोई किसी तरह लालच में आकर काम कर ले, काम छोड़कर ना भागे। लेकिन हर इंसान इतना बहादुर नहीं होता कि वो आसिफ का इल्म हो जाने पर काम पर डटा रहे। मेरा ख्याल था कि मेरी शादी होने पर शहज़ादी मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रहे। एक तरह से वो तुम्हें अपनी सौतन तस्वुर करती है और मुझसे ज़िद करती है कि तुम्हें तलाक दे दूँ। पहले वो कारखाने तक ही महदूद थी, लेकिन अब वो साए की तरह हर जगह मेरे साथ रहती है। हत्ता कि जब दिन की ड्यूटी होती है और रात में घर आकर सोता हूँ, रात में सोते से मुझे जगाकर ऊपर छत पर ले जाती है और मुझसे बातें करती रहती है। 2 घंटे बातें करके चली जाती है। इसका ज़्यादा ज़ोर इस बात पर होता है कि मैंने शादी करके अच्छा नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने शादी क्यों की? मैं उसे समझाता हूँ कि तुम एक रूह हो, जबकि मुझे एक जिंदा साथी की ज़रूरत है। इतनी बड़ी ज़िंदगी तन्हा तो नहीं गुजार सकता, लेकिन मेरी बातें इसको समझ नहीं आती। ये कहते हुए खालिद खामोश हो गया। खालिद की बातें सुनकर ज़ारा की तशवीश में कोई इजाफा हो गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या कहे। उसने सुन रखा था कि जब कोई आसिफ किसी पर आशिक हो जाए तो वो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसने शौहर खालिद को भी वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस मामले में किसी आमिल से रहनुमाई हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो दोनों शहज़ादी से मुतालिक बातें करते हुए सो गए। सुबह होने पर खालिद काम पर चला गया। ज़ारा घर में अकेली थी। वो घर का काम करके आराम की नीयत से जैसे ही चारपाई पर लेटी, अचानक वो लड़की कमरे में आ गई। उसे देखकर ज़ारा घबरा गई। तो क्या मंसूबे बना रही हो तुम? मुझे सब खबर है, लेकिन इतना सोच लो कि खालिद अगर मेरा ना हो सका तो तेरा भी नहीं रहेगा। तूने अगर इससे मेरा पीछा छुड़ाने के लिए किसी आमिल से रुजू किया, मैं उसी दिन खालिद का खात्मा कर दूंगी। तुझे बेवा होने का शौक़ है तो फिर भले किसी भी आमिल से रुजू कर लेना, वो बोली। तुम मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे भी तुम एक रूह हो, जबकि हमें भी दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, ज़ारा ने कहा। मुझ पर किसी ने रहम खाया था जो मैं तुम पर रहम खाऊं? मैं किसी सूरत में खालिद का पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर तुझे किसी मर्द के सहारे ज़िंदगी गुजारने का इतना ही शौक़ है तो फिर अपने लिए कोई और मर्द ढूंढ ले। मैं किसी भी सूरत खालिद को तुम्हारा नहीं होने दूंगी।
वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझसे जुदा करने की सूरत में खालिद भी जिंदा नहीं रहेगा, वो बोली। ज़ारा अभी इससे कुछ कहना चाहती थी कि वो लड़की गायब हो गई। जाते जाते वो ऐसी धमकी दे गई थी कि अब इसे एक अनजाना सा खौफ आने लगा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए किसी आमिल से रुजू करना ज़रूरी था। ऐसे में वो लड़की अपनी दी हुई धमकी पर अमल भी कर सकती थी और वो खालिद को किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती थी। अपनी सोचों में न जाने कब से नींद आ गई। आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर इसके सामने खालिद खड़ा था। कब से मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ, वो बोला। मुझे नींद आ गई थी, ज़ारा ने बताया। खाने के लिए कुछ तैयार भी किया है या नहीं? हाँ, दोपहर के लिए खाना तैयार करके ही सोई थी, ज़ारा ने कहा। खालिद के लिए उसने खाना निकाल कर रख दिया। खाना खाते हुए खालिद ने महसूस किया कि ज़ारा चुप चुप सी है। क्या बात है, आज बहुत खामोश हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ। उस रूह ने मुझे धमकी दी है कि किसी आमिल से रुजू करने पर वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। बस इस बारे में सोच रही हूँ। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है। जब वो मुझे धमकी दे सकती है तो फिर वो तुम्हें भी धमकी दे सकती है, खालिद ने कहा। क्या उसने तुम्हें भी धमकी दी है? ज़ारा ने पूछा। हाँ, मुझे तुमसे पहले धमकी दे चुकी है, खालिद ने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर तुमने क्या सोचा है? फ़िलहाल मैं कोई इंतहाई कदम उठाना नहीं चाहता। बस कुछ वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं क्या होगा। मैं समझी नहीं, ज़ारा ने कहा। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि फ़ौरी कदम उठाकर कोई मुसीबत गले मोल ले, इसलिए कुछ इंतज़ार करो। हो सकता है कि वक्त हमारे मुवाफिक आ जाए और हम इस पोजीशन में आ जाए कि खुद ब खुद इस रूह से छुटकारा मिल जाए। ऐसी खबीस रूह से खुद ब खुद कहाँ छुटकारा मिल सकता है? हमारे कुछ कहे बगैर इससे छुटकारा मुमकिन नहीं। हमें बहुत सोच समझकर एक एक कदम उठाना होगा, इसलिए इस मामले को फ़िलहाल हालात पर छोड़ दो। अल्लाह ताला जो करेगा वो बहुत होगा, खालिद ने कहा। वो खाना खाकर चला गया, मगर ज़ारा सोचती रह गई कि इसका शौहर इस रूह से जल्दी जान क्यों नहीं छुड़ाना चाहता। इस रूह से जान छुड़ाने के लिए जल्द या देर से इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा। चंद दिन खैरियत से गुजर गए। लड़की की रूह ने इन दोनों को परेशान नहीं किया। फिर एक दिन जब खालिद घर आया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या बात है, तुम आज परेशान हो बहुत? ज़ारा ने कहा। हाँ, वाकई परेशानी की बात है। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर तलाक नहीं दी तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। क्या? ज़ारा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बहुत ही ज़िद्दी लड़की है। जब ही वो अपने भाई के हाथों हलाक हुई थी। फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, जब से उसने धमकी दी है मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। सोच कर दिमाग फटा जा रहा है, खालिद ने कहा। फिर अब क्या होगा? तुम हौसला रखो, अल्लाह ताला जो करेगा वो हमारे हक में होगा, खालिद ने कहा। वो इंतहाई कदम उठाना चाह रहा था, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। इसे जो करना था फौरी करना था। एक दिन वो एक मशहूर आमिल निसार के अहमद के पास जाने के लिए घर से निकला। वो भी आमिल निसार के आस्थाने से कुछ दूर ही था कि एक मोटरसाइकिल सवार ने इसे ज़ोरदार टक्कर मारी। वो दूर जाकर गिरा। अभी वो संभला भी नहीं था कि मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से फरार हो गया। ये इत्तेफाक ही था कि वहाँ खालिद का दोस्त एजाज हुसैन मौजूद था। उसने फ़ौरन खालिद को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार करके अस्पताल पहुंचाया। खालिद को ज़्यादा शदीद चोटें नहीं आई थी, फिर भी उसे घर में 10-15 दिन तक आराम करना ज़रूरी हो गया था। खालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पट्टियां देखकर ज़ारा परेशान हो गई। ये क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं भई, ज़रा सी चोटें आई हैं, खालिद ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। फिर भी ये कैसे हुआ? मोटरसाइकिल वाला बहुत जल्दी में था, मुझे मार कर चला गया, वो बोला। खालिद आमिल के पास जाने वाली बात बताकर ज़ारा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आमिल की बात को गोल कर गया। तुम तो आमिल निसार के पास जाने के कह रहे थे, ज़ारा ने याद दिलाया। अरे भाई चला जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। याद से चले जाना। इस हालत में भला कैसे जा सकता हूँ? 1-2 दिन आराम कर लूँ, फिर चला जाऊँगा। ज़ारा शौहर की बात सुनकर खामोश हो गई। शाम का वक्त था, मगरिब होने में कुछ वक्त बाकी था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा चौंकी। उस वक्त कौन आ गया? दरवाजे पर एक मलंग बाबा खड़ा हुआ था।
भूखे को खाना खिलाओगी बेटी? वो बोला। हाँ हाँ बाबा, यहाँ बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ, ज़ारा ने सहन में एक तरफ बाबा को बैठने का इशारा करते हुए कहा। मलंग बाबा सहन में बैठ गया। इसके हाथ में जो डंडा था वो उसने अपने बराबर में रख लिया। ज़ारा ने खाना निकालकर मलंग बाबा के आगे रख दिया। बाबा ने रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखा और फिर उसने खला में कुछ देखने की कोशिश की। फिर दूसरा निवाला भी मुंह में रखते हुए खला में घूरा। अचानक इनकी आंखें लाल सुर्ख सी हो गई। वो बोल कुछ नहीं रहे थे। कुछ देर गुजरने पर वो खाना खा चुके थे। वो उठकर खड़े हो गए और जलाली लहजे में फिजा में देखते हुए बोले, जा, चली जा, भाग जा, जलाकर भस्म कर दूंगा। ज़ारा हैरत से मलंग बाबा को देख रही थी। तू मुझे जानती है ना, मैं पलीद रूहों को जलाकर भस्म कर देता हूँ। तेरा भी यही हश्र होगा। चली जा छोड़कर इन बेचारों को। कुछ देर गुजरने पर मलंग बाबा का गुस्सा खत्म हो गया और वो नॉर्मल हालत में आ गए। बाबा, तुम किससे बात कर रहे थे? ज़ारा ने पूछा। इस खबीस रूह से बात कर रहा था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का के दर पर है। ये इत्तेफाक है कि मैं इस तरफ निकल आया और इस घर में दाखिल होते ही इससे सामना हो गया। ये खबीस इससे पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुकी है और मैंने इन्हें इससे छुटकारा भी दिलाया था। तब इस खबीस रूह ने इस घर में डेरे डाल लिए हैं। ये तुम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए अब तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता, मलंग बाबा ने कहा। बाबा, ये रूह हमें धमकियां दे रही है। यह हमारे किसी आमिल से रुजू करने पर हमारी जानी नुकसान पहुंचा सकती है, ज़ारा ने बताया। खबीस रूह नुकसान पहुंचाने के अलावा कर भी क्या सकती है? तुम बेफिक्र हो जाओ, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर इसने तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका मुझे इल्म हो जाएगा और मैं आकर इसे जलाकर भस्म कर दूंगा, मलंग बाबा ने कहा। मलंग बाबा खाना खाकर चला गया। इसने जाने के बाद वो रूह फिर एक हफ्ते तक नज़र नहीं आई, जिसका खालिद ने ज़ारा से इजहार किया। ज़ारा ने मलंग बाबा के घर में आने वाली बातचीत के बारे में खालिद को बताया। खालिद हैरत में पड़ गया कि इतनी आसानी से किस तरह इस रूह से निजात मिल गई। ये हकीकत ही थी कि वो रूह इन दोनों का पीछा छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी और इस खौफ से कि कहीं मलंग बाबा हकीकत में जलाकर भस्म ना कर दे, कई माह गुजरने पर भी वो रूह इन दोनों के सामने जाहिर नहीं हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि इनकी रूह से जान छूट गई। मौलाना मोहिद्दीन के कारखाने में आसेब का किस्सा माजी का हिस्सा बन चुका था। मौलाना मोहिद्दीन भी खुश थे कि खालिद के कदम इसके कारखाने के लिए मुबारक साबित हुए। जो इसके कारखाने से आसेब का किस्सा था, लोग अब भूलने लगे थे। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जी हाँ, ये एक हकीकत किस्सा था और इसी तरीके से उस रूह से इनकी जान छूट गई। तो इंशाल्लाह अगली कहानी में फिर मिलूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।